हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लासेस। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 90 क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, ये 90 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। उन्हीं सारे क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हर वीडियो तुरंत पहुँचे। जैसे कि इस चैनल पर हिंदी के जितने भी चैप्टर हैं सभी चैप्टर की प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है, उसके साथ साथ जीके के भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले भारतीय अर्थव्यवस्था। इसके पहले के जितने भी वीडियो यदि आप वो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से सारे वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वो है अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। जी हाँ दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है एडम स्मिथ को। नेक्स्ट है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, जो बातें बहुत चर्चा में रहती है, पूंजी है इनके पास, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कुछ भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से ऐसे बोला जाता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी आप बातें कहते हैं, पूंजी या पूंजीवाद या पूंजीवादी, इसका जन्मदाता एडम स्मिथ को ही माना जाता है। तो फ्रेंड्स, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जन्मदाता किसे माना जाता है? एडम स्मिथ को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एडम स्मिथ। नेक्स्ट है भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड्स देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जा रहा है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रतिनिधित्व करती है। तो फ्रेंड्स, जाहिर सी बात है मिश्रित अर्थव्यवस्था को करेगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अर्थव्यवस्था सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, वो कौन सी अर्थव्यवस्था है? तो वो फ्रेंड्स है, कौन सी अर्थव्यवस्था है? मत्स्य पालन। जी हाँ दोस्तों फ्रेंड्स, है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। सॉरी फ्रेंड्स, यदि मत्स्य पालन बोलते इसके लिए गलत वर्ड निकल गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो इसका राइट आंसर मिश्रित अर्थव्यवस्था, ये सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों का सम्मिश्रण है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों का शामिल किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक क्षेत्र में बात की जा रही है, ना कि द्वितीयक या तृतीयक में। प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया जाता है। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है मत्स्य पालन और खनन को किसे प्राथमिक क्षेत्र में किन गतिविधियों को शामिल किया गया? मत्स्य पालन मतलब मछली का पालन करना और खनन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी ऑप्शन। जैसा कि डी ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, ए एवं बी दोनों, तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए एवं बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था एवं तृतीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो अर्थव्यवस्था एवं तृतीयक क्षेत्र से तात्पर्य है सेवा क्षेत्र से। किससे है? सेवा क्षेत्र से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बी इज द राइट आंसर। अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र सेवा क्षेत्र से तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्षेत्र पूछा जा रहा है, प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र है या चतुर्थ क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स, भारतीय अर्थव्यवस्था में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने छठवें क्वेश्चन पे क्या पढ़ा, तृतीयक क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो तृतीयक क्षेत्र से है सेवा क्षेत्र से तात्पर्य है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो तृतीयक क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। और तृतीयक क्षेत्र में होता क्या है? सेवा क्षेत्र है। तो यही जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक है। कौन सा? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट है किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो क्वेश्चन को समझने वाली बात है फ्रेंड्स, यदि किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप किसी वस्तु का कीमत और बढ़ाना चाहते हैं तो उस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, समझने वाली बात है। तो लोग क्या करेंगे, यदि वो सामान महंगा हो गया तो उसे कम खरीदेंगे, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, मतलब मांग में कमी आ जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, इसी तरह फ्लो के साथ सारे क्वेश्चन को पढ़ना है और ऐसे ही क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तभी उसका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। उसके साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है, उस टॉपिक को पहले से पढ़ा होना बहुत जरूरी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम किसने की थी? तो मांग के नियम की व्याख्या सर्वप्रथम मार्शल ने किया था। किसने किया था? मार्शल थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, उत्पादन की किस अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन तीनों ही बढ़ते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, तीनों उत्पादन दिया गया है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पादन। किसी उत्पादन की अवस्था में ये तीनों बढ़ते हैं। वो कौन सी उत्पादन की अवस्था है? प्रथम है, द्वितीयक है, तृतीयक है, चतुर्थ है। तो फ्रेंड्स वो है प्रथम अवस्था। प्रथम अवस्था में क्या हो जाता है कि उत्पादन में, प्रथम अवस्था में कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन ये तीनों क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। कौन सा अवस्था में? प्रथम उत्पादन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कॉफी की आपूर्ति ज्यादा होती है तो क्या होता है? देखिए फ्रेंड्स, ज्यादा हो रही है, कॉफी की आपूर्ति ज्यादा हो रही है तो क्या होगा? कॉफी का मूल्य नीचे चला जाता है। क्या होता है? नीचे चला जाता है। मतलब कॉफी की आपूर्ति हो रही है, मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही, भरपाई नहीं हो पा रही है, कॉफी की कमी हो रही है। तो क्या हो जाएगा? कॉफी का मूल्य नीचे चला जाता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कॉफी का मूल्य कम हो जाएगा तो खरीदारी ज्यादा होगी। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, कॉफी का मूल्य नीचे चला जाता है। चाय की मांग बढ़ती है, ए ऑप्शन दिया गया है। नहीं फ्रेंड्स, चाय की मांग में कोई परिवर्तन नहीं, ये भी गलत। चाय की मांग बढ़ेगी और कॉफी का मूल्य गिरेगा। नहीं फ्रेंड्स, कॉफी का मूल्य नीचे चला जाता है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि संबंधित होती है। तो आर्थिक समृद्धि किससे संबंधित होती है? तो फ्रेंड्स वो होती है मात्रात्मक वृद्धि से। आर्थिक समृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक वृद्धि से होती है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास संबंधित होता है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक विकास जो संबंधित होता है वो मात्रक वृद्धि से है और गुणात्मक वृद्धि से, दोनों से है। आर्थिक विकास, यदि आप आर्थिक रूप से डेवलप होना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, तो क्या होगा? मात्रात्मक वृद्धि रहेगी, एक फिक्स रहेगा, हमें इतना चाहिए और उसका गुण भी तो अच्छा होना चाहिए, तभी ना आर्थिक स्थिति आपकी सही रहेगी। तो फ्रेंड्स, इस एग्जाम्पल से आपको समझा दिया ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, आर्थिक विकास संबंधित है मात्रक वृद्धि से और गुणात्मक वृद्धि से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, मतलब इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए एवं बी दोनों से। नेक्स्ट है, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है। तो देखिए फ्रेंड्स, किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक क्या होता है फ्रेंड्स? प्रति व्यक्ति आय होता है। आप जीडीपी पर मत आंसर लगाइएगा, जीडीपी आंसर मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। जीडीपी नहीं होता है। बहुत लोग के माइंड में आ जाता है कि किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि के लिए जीडीपी मानक है, तो नहीं फ्रेंड्स, प्रति व्यक्ति आय है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किसी भी देश की आर्थिक के बारे में नहीं पूछा जा रहा है कि किसी भी देश की आर्थिक के बारे में पूछा रहा है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक है। तो आर्थिक समृद्धि कैसे निकलेगी? हम प्रति व्यक्ति आय जब मिलेगी तभी हम उसको क्या बता पाएंगे कि देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मानक प्रति व्यक्ति आय है। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास के मापन में शामिल है। तो आर्थिक विकास के मापन में शामिल है फ्रेंड्स साक्षरता। जी हाँ दोस्तों, साक्षरता कितना है? स्वास्थ्य, पोषण स्तर। तो ये तीनों चीजें काउंट करती है आर्थिक विकास के मापन के लिए। मापन की बात की जा रही है तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स, इसका तीनों ऑप्शन जो है वो सही है, ए बी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ये सभी। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में शामिल नहीं होता है। वो कौन सा है ऑप्शन जो मानव विकास सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों में शामिल नहीं होता है? तो वो है फ्रेंड्स व्यापार। क्या है? व्यापार। स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, आय स्तर भी है, पर व्यापार नहीं है। ये मानव सूचकांक के 3 बुनियादी आयामों से ये में शामिल नहीं है व्यापार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, एक देश का वस्तु एवं परिसंपत्तियों के भुगतान लेखा शेष विश्व के साथ कहलाता है। तो एक देश का वस्तु एवं परिसंपत्तियों के भुगतान जो लेखा शेष होता है, ये विश्व के साथ क्या कहलाता है? ये कहलाता है भुगतान संतुलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भुगतान संतुलन। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन।
जी हाँ दोस्तों, केंद्र ही करेगा, तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि है। तो राष्ट्रीय आय के आकलन की विधि क्या है? उत्पादन विधि है, बिल्कुल सही है। आय विधि है, ये भी सही है। व्यय विधि, ये भी सही है। तो तीनों विधि है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है विदेशों में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स विदेशों में उत्पादित वस्तु जो होती है एवं सेवाओं के मूल्य को शामिल किया जाता है, किसमें किया जाता है? 4 ऑप्शन दिया गया, इसमें से बताना है किसमें शामिल किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। किसमें? राष्ट्रीय आय। जी हाँ दोस्तों, यदि विदेश से वस्तु आ रही है, या विदेश को अपना राष्ट्र दे रहा है वस्तु, तो उसका जो पैसा मिलेगा वो क्या होगा? राष्ट्रीय आय ही तो कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है कुजनेट्स को। किसे? कुजनेट्स को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता कहा जाता है कुजनेट्स को। नेक्स्ट है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो देखिए फ्रेंड्स, हिंदू समृद्धि दर का संबंध पूछा जा रहा है, किस समृद्धि दर से है? तो ये है फ्रेंड्स सकल राष्ट्रीय उत्पाद से संबंधित। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। नेक्स्ट है किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग कहलाता है। तो फ्रेंड्स किसी राष्ट्र की आर्थिक या सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, जैसे आर्थिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, सामाजिक लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए जो संसाधन का अनुकूलतम उपयोग होता है, जो संसाधन जो उपयोग किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं आर्थिक नियोजन। जी हाँ दोस्तों, क्या कहलाते हैं? आर्थिक नियोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक नियोजन संबंधी अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की है? तो भारत में आर्थिक नियोजन जो संबंधी अवधारणा है, इसको सबसे पहले प्रस्तुत किया है एम विश्वेश्वरैया। किसने? एम विश्वेश्वरैया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एम विश्वेश्वरैया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोदय योजना किसने प्रस्तुत किया था? तो फ्रेंड्स सर्वोदय योजना को जयप्रकाश नारायण जी ने प्रस्तुत किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था आधारित है न्यास पर। किस पर? न्यास पर। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, न्यास। नेक्स्ट है योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो योजना आयोग का गठन हुआ है 15 मार्च 1950 को। तो फ्रेंड्स योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग नाम कर दिया गया है। तो योजना आयोग का गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है कौन सी योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो फ्रेंड्स कौन सी योजना है जो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो वो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर कौन सी लिखा हुआ है फ्रेंड्स? तो कौन सी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी पंचवर्षीय का नाम दिया गया है जरूर करके, पर ये दिख नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स ये बता दे कि चलिए फ्रेंड्स इसको जानते हैं, कौन सी परियोजना कौन सी पंचवर्षीय है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। कौन सी पंचवर्षीय है जो यहाँ पर लिखा हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर किसी पंचवर्षीय का नाम नहीं लिखा हुआ है, द्वितीय या तृतीय। यहाँ पर लिखा है भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान योजना अवकाश की अवधि क्या थी? तो योजना अवकाश की अवधि थी 1966 से 1966 से 1969 तक। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया था पंचम पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है। तो योजना आयोग की अंतिम पंचवर्षीय योजना है फ्रेंड्स कौन सी है? 12वीं है या 13वीं? तो जी हाँ दोस्तों 12वीं है। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है।
और इसके बाद क्या कर दिया गया, योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा तैयार की गई योजना को अंतिम रूप अनुमोदन देने का कार्य किसका था? तो फ्रेंड्स किसका था? अंतिम रूप से देने का कार्य किसका था? योजना आयोग द्वारा जो तैयार की जाती थी योजना उसको। तो फ्रेंड्स अंतिम रूप से उसको कौन अनुमोदन करता था? तो वो करते थे फ्रेंड्स राष्ट्रीय विकास परिषद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट है नीति आयोग से तात्पर्य, देखिए फ्रेंड्स बात आ गई ना नीति आयोग की, तो नीति आयोग से तात्पर्य है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो इसका मतलब है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, जो अपना राष्ट्र है भारत देश है उसका परिवर्तन, इसका कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट है भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो भारत में जो गरीबी है उसको आधारित लिया गया है कैलोरी प्राप्ति से। भारत में जो गरीबी है उस गरीबी को कौन सा आधार दिया गया है? कैलोरी प्राप्ति से। मतलब कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को कैलोरी मिलेगी भरपूर मात्रा में तो वो गरीब नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? पेट तो फिर भरा रहेगा। तो कैलोरी को क्या किया गया? आधार माना गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1962 में योजना आयोग ने किस संगठन की सहायता से गरीबी का आकलन किया था? तो देखिए फ्रेंड्स 1962 में क्या किया गया था? योजना आयोग ने किस संगठन की सहायता से गरीबी का आकलन किया गया था? इसका मतलब 1962 में ही गरीबी का आकलन किया गया था। तो कौन सा संगठन था? तो वो संगठन था राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। कौन था? राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है प्रति व्यक्ति मासिक उपभोग व्यय के आधार पर गरीबी आकलन करने की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स गरीबी आकलन करने की सिफारिश किसी समिति ने दी थी। तो वो कौन सी समिति है? तो वो समिति है तेंदुलकर समिति। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, तेंदुलकर समिति ने क्या किया था? सिफारिश किया था गरीबी आकलन करने के लिए। नेक्स्ट है श्रमिकों द्वारा किया गया वैसा कार्य जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य होती है, कौन सी बेरोजगारी की श्रेणी में आता है? तो देखिए फ्रेंड्स कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है कि श्रमिक द्वारा ऐसा कार्य किया गया जिसकी सीमांत उत्पादकता शून्य अथवा नगण्य है। मतलब उसकी सीमांत उत्पादकता क्या है? शून्य है, बिल्कुल भी नहीं है, कम है। तो वो बेरोजगारी जो है कौन सी श्रेणी में आता है? मतलब वो बेरोजगार है, कोई भी कार्य करता है तो उसका उत्पादकता क्या है? शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो वो बेरोजगार तो है पर बहुत ज्यादा बेरोजगार है। तो ये बेरोजगारी कौन सी श्रेणी में आता है ये पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये प्रच्छन्न बेरोजगारी में आता है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ है 2013 में। कब लागू हुआ है? 2013 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे उस समय, उन्हीं के दौरान क्या हुआ था? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया था 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रय शक्ति समता, क्रय शक्ति समता मतलब पीपीपी क्या है? तो इसका जो क्रय शक्ति है, क्रय शक्ति समता को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उसी को शॉर्टकट में पीपीपी लिखा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दो अलग अलग देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर मापने की विधि। दो अलग अलग देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति में अंतर मापने की विधि। क्रय कितना हुआ है? जैसे अमेरिका से कुछ हुआ है, कुछ जो है जापान से हुआ है, तो इंडिया में हुआ है। मानते एग्जाम्पल के तौर पर इंडिया में कुछ क्रय अमेरिका से हुआ है, कुछ जापान से हुआ है। तो उन दोनों की मुद्रा तो अलग अलग है। अमेरिका की करेंसी अलग है, जापान की भी करेंसी अलग है। तो दोनों की मुद्राओं की क्रय जो होती है उनके शक्ति में अंतर मापने की विधि क्या कहलाती है? शक्ति समता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है सरकारी या विधायी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स जो सरकारी या विधायी आज्ञा पर चलती है मुद्रा, सरकार के आज्ञा पर, सरकारी या विधायी आज्ञा पर चलने वाली मुद्रा को कहते हैं वैधानिक मुद्रा। क्या कहते हैं? वैधानिक मुद्रा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब से अपनाई गई? तो भारत में जो मुद्रा है उसकी दशमलव प्रणाली अपनाई गई है 1957 से। कब फ्रेंड्स? 1957। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 1 रुपए के नोट का निर्गम करता है। तो फ्रेंड्स 1 रुपए के नोट को निर्गम करते हैं वित्त मंत्रालय।
अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, इसी से रिलेटेड दो क्वेश्चन है। जब 1 रुपए की नोट का निर्गम मतलब आप समझते होंगे कि 1 रुपए की नोट का संचालन करते हैं वित्त मंत्रालय। जी हाँ दोस्तों, वित्त मंत्रालय के पास ही वो पावर रहती है देश को पैसा देने के लिए, बजट पेश करने के लिए कि हम देश को इस काम के लिए इतने करोड़ रुपए दे रहे हैं, इतने अरब रुपए दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नोट के मामले में भी वित्त मंत्री ही होंगे निर्गम करने के लिए। तो इसका राइट आंसर तो हो गया वित्त मंत्रालय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 1 रुपए के नोट पर किस अधिकारी का हस्ताक्षर होता है? तो फ्रेंड्स क्या वित्त मंत्री का ही होगा? तो फ्रेंड्स वित्त मंत्री का ही होगा। नहीं फ्रेंड्स, वित्त मंत्री का नहीं होगा, वित्त सचिव का होगा। किसका हस्ताक्षर होगा? वित्त सचिव का। 1 रुपए की नोट जारी करने के लिए वित्त मंत्रालय निर्गम करता है और 1 रुपए के नोट पर जो हस्ताक्षर होता है वो वित्त सचिव करता है, वित्त सचिव उस पर हस्ताक्षर करता है। इसका राइट आंसर है जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? तो फ्रेंड्स सिक्कों का मुद्रण कौन करता है? भारत सरकार ही करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में 100% तरलता होती है। तो देखिए फ्रेंड्स जो 100% तरलता होती है वो सिर्फ और सिर्फ नोट की होती है। किसकी होती है? नोट की। जी हाँ दोस्तों, जिसे आप पैसा कहते हैं, 100 रुपए 200 रुपए। तो फ्रेंड्स 100% तरलता किस में होती है? नोट में होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक है। तो पूर्ण स्वामित्व वाला प्रथम भारतीय बैंक है पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो देखिए फ्रेंड्स भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो गया था 1949 में। जी हाँ दोस्तों, कब हुआ? 1949 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1949 भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। रिजर्व बैंक मतलब आप समझते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब वो बैंक जो नोट छापती है, जो नोट छापती है उसका राष्ट्रीयकरण हुआ है 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत के प्रथम आरबीआई गवर्नर कौन थे जो भारतीय भी थे? देखिए फ्रेंड्स जो अपना आरबीआई है जो नोट छापता है उसमें गवर्नर होते हैं, गवर्नर का पद होता है। तो स्वतंत्र भारत के मतलब जब अपना देश आज़ाद हो गया 1947 के बाद, उस 1947 के बाद का ही तो क्या कहलाता है? स्वतंत्र भारत कहलाता है। तो स्वतंत्र भारत जब हुआ, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो आरबीआई का गवर्नर कौन थे? जो कि वो अपने भारत के थे। इसके मतलब पहले भारत के नहीं हुआ करते थे। कौन थे? विदेशी था, पर इसमें बात की जा रही है भारतीय थे। तो वो कौन है जो आरबीआई के गवर्नर थे और भारत के थे? तो वो है फ्रेंड्स सीडी देशमुख। कौन है? सीडी देशमुख, पहला ऑप्शन। ये स्वतंत्र भारत के आरबीआई गवर्नर थे, प्रथम आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख। और यदि बात की जाए कि भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो भारत के जो पहले गवर्नर थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, बी ऑप्शन दिया गया है। ये भारत के पहले स्वतंत्र भारत के जो आरबीआई है, आरबीआई के पहले गवर्नर थे और ये भारत के नहीं थे, विदेश के थे। और भारत का कौन थे जो कि सबसे पहले थे? वो थे सीडी देशमुख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चूंकि भारतीय पूछा जा रहा है। तो इससे आपको दोनों बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट है देश के 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो फ्रेंड्स देश के जो 14 बड़े व्यावसायिक बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था 19 जुलाई 1969 को। किसने किया था? सरकार थी उस समय इंदिरा गांधी की, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, जो 14 बड़े बैंक थे, व्यावसायिक बैंक थे, उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 जुलाई 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है अल्पकाल के लिए रिजर्व बैंक द्वारा जब वाणिज्य बैंकों से उधार लिया जाता है तो वह दर कहलाती है। तो फ्रेंड्स यदि आप कुछ समय के लिए, अल्पकाल मतलब समझते हैं कुछ समय के लिए, रिजर्व बैंक से कोई भी बैंक ऋण ले रहा है, जैसे स्टेट बैंक क्या कर रहा है, कर्ज ले रहा है, बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब जो बैंक नोट छापती है उससे स्टेट बैंक क्या कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहे हैं, स्टेट बैंक क्या कर रहा है, कुछ पैसा उधार ले रहा है। तो जो स्टेट बैंक आरबीआई से पैसा उधार ले रहा है उसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन का मतलब ये है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो दर। तो जैसा कि इसका बी ऑप्शन लिखा हुआ है रिवर्स रेपो दर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स से क्यों कहेंगे? यदि हम आपसे पैसा लिए हैं तो उसको हम वापस देना भी तो है, हम देंगे भी, तो रिवर्स हो गया ना, बिल्कुल उसका उल्टा।
तो वही होता है रिवर्स, रिवर्स रेपो दर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है, तो फ्रेंड्स रिजर्व बैंक जिस दर पर बैंक को कर्ज देता है मतलब उधार देता है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है बैंक दर। क्या कहलाता है, बैंक दर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये भारतीय अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ना होता है। क्वेश्चन कह रहा है जिस दर पर रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को उधार देता है वो क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। दर पर या तो आप 5% की दर पर दे रहे हैं, 10% की दर पर दे रहे हैं, 2% की दर पर दे रहे हैं, तो वही क्या कहलाता है, बैंक दर कहलाता है। यदि रिजर्व बैंक किसी बैंक को दर दे रहा है, किसी दर पर पैसा दे रहा है उधार, तब तो वो बैंक दर कहलाता है। नेक्स्ट है, किस बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात उसे भारतीय स्टेट बैंक का दर्जा प्राप्त हुआ, तो देखिए फ्रेंड्स जो भारतीय स्टेट बैंक है इसका नाम पहले क्या था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और इसी का नाम बाद में पड़ गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है, तो भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या है फ्रेंड्स 12 बैंकों का क्या हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ है। नेक्स्ट है, भारत सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है भारत का, वो कौन है फ्रेंड्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला शेयर बाजार है, तो फ्रेंड्स भारत का पहला शेयर बाजार है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है, तो शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य क्या है फ्रेंड्स, चलिए वो जानते हैं। पहला ऑप्शन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है, तो ये तो है, परंतु शेयर बाजार के संदर्भ में ये नहीं है सही। बी ऑप्शन है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरमानी समिति के सिफारिश से हुई थी, ये भी गलत। भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 है, तो क्या है फ्रेंड्स, मात्र 2 ही है। जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, असत्य है। शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य, तो असत्य सी ऑप्शन है। क्या भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार 2 ही है, नहीं फ्रेंड्स, शेयर बाजार 2 ही नहीं है, और है मान्यता प्राप्त से रिलेटेड। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मुख्यालय है मुंबई में, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शेयर बाजार के कारोबार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए संस्था है, तो शेयर बाजार को नियंत्रित करने के लिए कौन सी संस्था है, तो वो है फ्रेंड्स सेबी, तो इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, निक्की किस देश से संबंधित है, तो निक्की संबंधित है फ्रेंड्स जापान से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। नेक्स्ट है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का बीएसई आधार वर्ष है, तो इसका आधार वर्ष है फ्रेंड्स 1978 से 1979, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई है 1966 से 1967, तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति के किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा, तो हरित क्रांति जो हुई थी उस समय फसल के उत्पादन में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ था गेहूं का, तो इसका राइट आंसर है गेहूं। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में अग्रणी राज्य है, तो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं कहां पर होता है, कौन से राज्य में होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स पंजाब में, तो इसका राइट आंसर है पंजाब। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो राष्ट्रीय कृषक आयोग की स्थापना हुई थी एम एस स्वामीनाथन जो कि इसके अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान है, तो भारत का स्थान क्या है, विश्व में दूसरा है, भारत दूसरे स्थान पर है गेहूं उत्पादन करने के लिए। और पहला कौन सा है, आपको हम किसी वीडियो में बताए हैं, इसके पहले वाले वीडियो में आप देखिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि विश्व में सबसे पहला देश कौन सा है, जो कि वो देश क्या है, गेहूं के उत्पादन में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध किससे है, तो नीली क्रांति का संबंध है फ्रेंड्स मछली से, मछली उत्पादन से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कृषि भू क्षेत्र मुख्य रूप से सिंचाई के लिए किस पर निर्भर है, तो फ्रेंड्स देखिए जो भारतीय के लोग हैं, भारत के लोग हैं, वो
कृषि को सींचने के लिए सबसे ज्यादा वर्षा पर निर्भर होते हैं। तो यदि वर्षा ऑप्शन में नहीं दिया गया है तो मानसून आप टिक कर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मानसून, चूंकि मानसून आता है तभी ज्यादा वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि उपजों की उत्प्राप्ति तथा आयात और निर्यात के संचालन के लिए कार्यरत संस्था है। तो कृषि उपजों की प्राप्ति हो जाती है और उसका आयात या निर्यात जो भी होता है तो उसका संचालन करने के लिए कौन संस्था है? तो वो संस्था है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है सहकारी एवं क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। तो सहकारी बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक को कुछ दिनों के लिए या ज्यादा दिनों के लिए जो कौन सी बैंक है जो ऋण देती है, कर्ज देती है, तो वो कौन सी है फ्रेंड्स? वो है नाबार्ड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नेक्स्ट है भारत की पहली औद्योगिक नीति कब अपनाई गई थी? तो भारत की पहली औद्योगिक नीति अपनाई गई थी 1948 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित औद्योगिक नीति है। तो कौन सी नीति है फ्रेंड्स? वो है 1956 का जो औद्योगिक नीति हुआ था वो नेहरू महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री काल में की गई थी? तो ये किया गया था फ्रेंड्स किसके? नरसिम्हा राव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नरसिम्हा राव, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में नवरत्न योजना का प्रारंभ कब किया गया था? भारत में नवरत्न योजना का प्रारंभ किया गया था 1997 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 1997। नेक्स्ट है वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योग की संख्या है 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है महारत्न कंपनियों की संख्या है। तो महारत्न जितनी कंपनियां हैं कितनी है? तो वो 10 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनी रत्न योजना का प्रारंभ किया गया था। तो मिनी रत्न योजना का प्रारंभ किया गया था 1997। तो इसका राइट आंसर है 1997। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ हुआ था 1989 में, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है एशिया का प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो एशिया का जो प्रथम निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है इसकी स्थापना की गई थी कौडला में। कहाँ की गई थी? कौडला में। तो इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन। नेक्स्ट है भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो भारत में प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई थी 1859 में रिसरा में। तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, 1859 रिसरा। नेक्स्ट है मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ है 2014 में। जी हाँ दोस्तों, दिसंबर 2014 में। तो फ्रेंड्स सितंबर होगा ना कि दिसंबर, सितंबर 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारी उद्योग के अंतर्गत आता है। तो भारी उद्योग के अंतर्गत आता है लौह इस्पात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है निम्न में से प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण होता है फ्रेंड्स आयकर। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है निम्न में से कर ढांचे में सुधार देने हेतु बिना बनी समिति थी। तो कर ढांचे में सुधार देने के लिए कौन सी बनी समिति थी? वो थी चलैया समिति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चलैया समिति। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक कर की संकल्पना के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया गया कर है। तो वो कौन सा कर है फ्रेंड्स? वो है जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, कौन है? जीएसटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर सही हो जाएगा इसमें का डी ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इसका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा जीएसटी। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर कब लागू हुआ? वस्तु एवं सेवा कर मतलब जीएसटी की ही बात की जा रही है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स इसको हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। तो इसको लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करने वाली वित्तीय संस्थान है। तो वो कौन सी संस्थान है? वो है भारतीय औद्योगिक
वित्त निगम लिमिटेड। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या है? देश के औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए, मध्यकालीन के लिए या दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के लिए। ये क्या करती है? व्यवस्था करने वाली क्या है? वित्तीय संस्था है, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है फ्रेंड्स? तो वो है लखनऊ में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है थाने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थाने। थाने कहाँ पर है? महाराष्ट्र का एक जिला है थाने। तो ये क्या है? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और फ्रेंड्स भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा जिला है माहे। सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे। तो फ्रेंड्स ये थे भारतीय अर्थव्यवस्था के टॉप 90 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। और रिक्वेस्ट है आपसे फ्रेंड्स कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर से आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑसम डे।